तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी जो आपका सेक्शन ए है, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनिकी, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आने वाले 4 क्लास में ये जो है प्लेट टेक्टोनिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्लेट टेक्टोनिक का क्लास नंबर 1 है। और इसमें आज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जो बेसिक बातें हैं इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये देख लीजिए, तो प्लेट टेक्टोनिक जो कि आपका जियोमॉर्फोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो यहाँ पे 2 वर्ड से ये मिलके बना हुआ है, प्लेट और टेक्टोनिक, ठीक है। जिसमें से हम सभी को पता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक है इसका अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का कहने का अर्थ होता है फॉर्मेशन यानी कि किसी भी चीज़ का निर्माण होना, और डिस्ट्रक्शन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का डिफॉर्मेशन यानी कि उसका विनाश होना। तो ये जो प्रक्रिया है हमारी पृथ्वी में, प्लेटों का निर्माण और प्लेटों का विनाश यानी कि कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन, ये प्रक्रिया जो है वो सतत चलती रहती है। तो ये जो आपका कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है ये कहाँ पे होता है वो समझ लीजिए आप पहले। उससे पहले आप एक वर्ड समझ लीजिए कि जो हम लोग क्रस्ट की बात करते हैं ना, तो क्रस्ट आपका 2 तरह का होता है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि महाद्वीपीय भूपर्पट्टी, और एक होता है आपका ओशियानिक क्रस्ट यानी कि महासागरीय भूपर्पट्टी। जो आपका महाद्वीपीय क्रस्ट होता है जो कि आपका सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है, जिस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं सियाल निर्मित। और जो आपका ओशियानिक क्रस्ट होता है ये आपका सॉलिड सीमा से बना होता है यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। और इसको जो है हम लोग एक और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसको हम लोग ग्रेनाइटिक क्रस्ट भी कहते हैं, और जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है इसको हम लोग बेसाल्टिक क्रस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये आपका ग्रेनाइट से बना होता है, और ओशियानिक क्रस्ट जो है वो आपका बेसाल्ट चट्टानों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो सिंपल सा अर्थ यहाँ पे समझिएगा, प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक, इसका अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन यानी कि फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन। किसका? तो चट्टानों का, प्लेटों का फॉर्मेशन और आपका डिफॉर्मेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे तो लिथोस्फीयर की बात करेंगे यानी कि स्थल मंडल की बात करेंगे। और स्थल मंडल में जो भी आपका क्रस्ट है यानी कि भूपर्पट्टी है, जिसमें हम लोग बात करते हैं भूपर्पट्टी में आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की और आपका जो है वो ओशियानिक क्रस्ट की हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम लोग ग्रेनाइटिक क्रस्ट कहते हैं और ओशियानिक क्रस्ट को हम लोग बेसाल्टिक क्रस्ट कहते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम लोग सियाल कहते हैं जो कि आपका सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है, और ओशियानिक क्रस्ट को हम लोग सॉलिड सीमा कहते हैं या फिर हम लोग सीमा भी कहते हैं सिलिका और मैग्नीशियम से बने होने के कारण। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये क्रस्ट और भूपर्पट्टी और आपका जो स्थेनोस्फीयर, इसकी बात की जा रही है। स्थेनोस्फीयर को जो है वो हिंदी में दुर्बलता मंडल कहा जा रहा है। समझिए क्या है क्या नहीं है। सो मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्रस्ट, ठीक है। ये जो ऊपरी भाग है इसको बोला जा रहा है क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है ये 2 प्रकार के होता है, महासागरों में अलग होता है और महाद्वीपों में अलग होता है। महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वो आपका 5 से 6 मीटर जो है वो 5 से 6 किलोमीटर तक होता है, जबकि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो आपका लगभग 35 किलोमीटर उसका लंबाई होता है, ठीक है। फिर देखिएगा इसी क्रस्ट के नीचे एक जो है आपका लगभग 100 किलोमीटर के बाद एक एरिया मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थेनोस्फीयर, जो कि एकदम दलदली क्षेत्र होता है, एकदम आटा गूथा हुआ आटा रहता है ना, वो कैसा दलदल होता है, सेम उसी के जैसा एक स्फीयर मिलता है जो कि आपका दलदल वाला क्षेत्र रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थेनोस्फीयर। उसके अंदर हम लोग और भी जाएंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर जाने पे जो है वो हम लोग को मिलता है ये आपका यहाँ पे एक और हम लोग को परत मिलता है। ऊपर वाले को परत को जो है वो हम लोग बोल देते हैं ये आपका सियाल है, ठीक है। सिलिका और एल्युमिनियम से बना है इस कारण से। इसके अंदर का जो क्रस्ट है इसको बोलते हैं हम लोग सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम के से बने होने के कारण। और उसके जो सबसे अंदर में जो आपका लेयर है, ठीक ना, जो सबसे अंदर में जो लेयर है उस लेयर को आपका क्या कहा जा रहा है, तो उस लेयर को आपका निफे कहा जा रहा है, यानी कि आपका निकेल और फेरस से यहाँ पे बने होने के कारण। तो हम लोग पृथ्वी का जो है हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो आपका 3 परतों से बना है, सियाल, सीमा और निफे। फिर आपका ऊपर में होता है क्रस्ट, उसके नीचे में होता है मेंटल, उसके नीचे में होता है कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपका ओशियानिक क्रस्ट में। क्रस्ट के नीचे देखिएगा तो एक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थेनोस्फीयर।
यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग इसकी आगे की चर्चा करते हैं। तो लिथोस्फीयर स्थलमंडल, यहाँ पे क्रस्ट होता है, भूपर्पट्टी होता है, और क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर का जो ऊपरी भाग है यहीं पे जो है वो आपका प्लेटों का विरूपण मतलब प्लेटों का फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन होता है। क्लियर। क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट आपका दो तरह का होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपका ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम लोग सियाल कहते हैं और ओशियनिक क्रस्ट को हम लोग सॉलिड सीमा कहते हैं, या फिर सिंपल सीमा भी कहेंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए प्लेट क्या होता है और टेक्टोनिक क्या होता है, इसका हम लोग एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लेट की बात करें तो ये स्थल मंडल का ठोस, कठोर एवं चौरस भूखंड होता है। यानी कि जो आपका लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर का एक ये सेगमेंट होता है जो कि आपका कैसा होता है, सॉलिड होता है यानी कि ठोस होता है, रिजिड होता है यानी कि कठोर होता है, और आपका बहुत ही ब्रॉड होता है यानी कि बहुत ही चौरस होता है। तो सिंपल, तो सेगमेंट ऑफ लिथोस्फीयर ये आपका प्लेट कहलाता है, जो कि आपका सॉलिड, रिजिड और ब्रॉड होता है। स्थल मंडल का ठोस, कठोर एवं चौरस भूखंड जो है वही आपका प्लेट कहलाता है। क्लियर। तो प्लेट आपको समझ में आ गया होगा। तो सेगमेंट ऑफ लिथोस्फीयर यानी कि जो है वो स्थल मंडल का चौरस भूखंड जो कैसा होता है, सॉलिड, कठोर, रिजिड, सॉलिड, ठोस, रिजिड, कठोर और ब्रॉड यानी कि चौरस होता है। क्लियर। आगे देख लीजिए प्लेट आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग टेक्टोनिक समझते हैं। टेक्टोनिक क्या है वो देख लीजिए। तो बोला जा रहा है टेक्टोनिक का अर्थ बोला जा रहा है कि प्लेट का कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, यही जो है वो आपका टेक्टोनिक कहलाता है। तो प्लेटों का कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण और डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण यानी कि फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश मतलब डिफॉर्मेशन। तो कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन, डिस्कंस्ट्रक्शन और आपका डिफॉर्मेशन, ये आपका है विनाश और निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। किसका, तो प्लेट का। और यहाँ पे सवाल उठता है कैसे प्लेट का। प्लेट भी आपके दो तरह के होते हैं, आपके अभी बताया ना, जैसे क्रस्ट होता है दो तरह का, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपका ओशियानिक क्रस्ट। तो उसी तरह कॉन्टिनेंटल प्लेट भी होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट भी होता है और आपका ओशियानिक प्लेट भी होता है। तो यहाँ पे केवल जो आपका महासागरीय प्लेट है यानी कि जो आपका ओशियानिक प्लेट है, इसी का ही कंस्ट्रक्शन और इसी का ही डिस्ट्रक्शन होता है, इसी का ही फॉर्मेशन और इसी का ही जो है वो डिफॉर्मेशन होता है। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। तो बताया जा रहा है ये जितना भी बातें थी आपको बता दिया गया है। अब हम लोग इसको पढ़ते हुए आगे निकलेंगे जल्दी जल्दी। देखिए प्लेट विवर्तनिकी दो शब्दों के मिलने से बना है, प्लेट एवं विवर्तनिकी। तो प्लेट विवर्तनिकी जो है वो आपका दो शब्द से मिला है, एक है प्लेट और दूसरा है विवर्तनिकी। जहाँ प्लेट का शाब्दिक अर्थ होता है स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर का ऊपरी ठोस, चौरस और कठोर भूखंड, यानी कि एक ये लिथोस्फीयर का सेगमेंट होता है जो कि सॉलिड होता है, आपका ये रिजिड होता है और ये आपका बहुत ही चौरस यानी कि ब्रॉड होता है। वहीं दूसरी ओर विवर्तनिकी शब्द का अर्थ होता है भूपर्पट्टी का जो है निर्माण और विनाश, यानी कि जो आपका क्रस्ट है इसका निर्माण और इसका विनाश। आगे देखिए प्लेट अत्यंत बड़े अनियमित आकार वाले ठोसिए चट्टानों का स्लैब होता है जो कि तरल सीमा या फिर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर संवहनीय तरंगों के द्वारा लगाए जाने वाले स्लैब पुश बल या फिर स्लैब पुल बल के कारण तैरते रहते हैं। तो सिंपल सी बात याद रख लीजिएगा, जो प्लेट होते हैं वो अत्यंत बड़े होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं, इसका कोई भी आकार नहीं होता, दिन ये अनियमित आकार के होते हैं और ये एक आपका ठोस चट्टानों का स्लैब होता है। तो प्लेट जो है वो बहुत बड़े अनियमित आकार वाले ठोस चट्टानों का स्लैब होता है जो कि तरल जो सीमा है या फिर जो स्थैनोस्फीयर है यानी कि दुर्बलता मंडल है, इसी के ऊपर वो तैरते रहता है। और वो तैरते रहता है किन कारणों से, तो पहला संवहनीय तरंगों के द्वारा लगाए जाने वाला स्लैब पुश फोर्स और आपका स्लैब पुल फोर्स। एक होता है स्लैब पुश और एक होता है स्लैब पुल। इन दोनों बल के द्वारा ये जो है प्लेट आपका स्थैनोस्फीयर के ऊपर या फिर तरल सीमा के ऊपर तैरते रहते हैं। और ये जो स्लैब पुश या फिर स्लैब पुल जो फोर्स है ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो ये आपका संवहनीय तरंग यानी कि कन्वेक्शनल जो है तरंग वेव के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है। स्लैब पुश क्या होता है और स्लैब पुल क्या होता है वो समझ लीजिए। स्लैब पुश होता है धकेलना या फिर फैलना, और स्लैब पुल क्या होता है तो खींचना या फिर नीचे जाना। तो ठीक है, समझ में आया। देखिए
ये दो यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, वो समझ लीजिए हल्का सा। और ये एक बार समझ लीजिएगा, आपको कभी भी जीवन में परेशानी नहीं होगा। एक समझ लीजिए आपका स्लैब पुल फोर्स होता है, ठीक है, और एक आपका स्लैब पुश होता है। एक है स्लैब पुल, एक है स्लैब पुश। सबसे पहले हम लोग समझिए स्लैब पुश का अर्थ क्या होता है। ये है धकेलना, यानी कि दूर दूर जाना। तो देख लीजिए यहाँ पे एक ऐसा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसको बोल देंगे हम लोग यहाँ पे स्लैब पुश फोर्स काम कर रहा है। एक है स्लैब पुल, मतलब कि दोनों को खींच रहा है। तो एक इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो ये खींचना, ठीक है ना। तो एक होता है स्लैब पुश, यानी कि दोनों जो है वो एक दूसरे को धकेलते हैं, फैलते हैं, तो ये दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये दूर दूर जा रहे हैं। वहीं एक होता है स्लैब पुल फोर्स, जिसमें दोनों प्लेट जो है वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, नज़दीक आते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं स्लैब पुल फोर्स। और स्लैब पुल फोर्स जो है वो भारी जो है भारी क्रस्ट होता है, मीन्स ये ओशियानिक क्रस्ट होता है, ठीक ना। इसको भी याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, इसको भूल जाइएगा। तो स्लैब पुश और स्लैब पुल फोर्स क्या है, किसके द्वारा लगता है, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आगे की चर्चा करते हैं। तो बोला जा रहा है कि विवर्तनिकी प्लेटों की जो प्रकृति है वो सियाल निर्मित यानी कि महाद्वीपीय या फिर सीमा निर्मित सागरीय यानी कि महासागरीय होती है। तो जो भी आपका विवर्तनिकी प्लेट होता है, यानी कि जो आपका टेक्टोनिक प्लेट होता है, उसका ट्रेंड, उसका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है, या तो वो सियाल से बना रहेगा तो आपका महाद्वीपीय प्रकार का हो जाएगा, या फिर वो सीमा से बना रहेगा तो आपका सागरीय प्रकार का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और ये जो है दोनों प्रकार की जो प्लेटें हैं वो कहाँ पे, तो आपका स्टेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है। कहाँ पे, स्टेनोस्फीयर के ऊपर या फिर तरल सीमा के ऊपर ये तैर रही होती है। सामान्यतः जो है वो आपका टेक्टोनिक शब्द का जो अर्थ है वो प्लेटों का निर्माण और विनाश होता है। तो टेक्टोनिक शब्द का अर्थ ही होता है प्लेटों का विनाश या फिर प्लेटों का निर्माण, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट और भी जान लीजिए कि जो चट्टान है वो आपका ठोस, लिक्विड और आपका जो है वो मैग्मा के रूप में भी होता है। कैसे कैसे होता है देख लीजिए। ठीक है, चट्टान जो है आपका ठोस भी हो सकता है, चट्टान जो है वो आपका लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड होगा तो कहने का मतलब वो मैग्मा के रूप में होगा, जो कि द्रवित चट्टान है, यानी कि लिक्विड जो है आपका रॉक है। चट्टान आपका गैस के रूप में नहीं हो सकता है। तो चट्टान आपका या तो ठोस हो, देखिए आप पहाड़ को देखिए, ये कैसा है चट्टान, ये आपका ठोस चट्टान है। अगर जब आप कभी मैग्मा का उद्गार देखिएगा या ज्वालामुखी का उद्गार देखिएगा तो उसमें क्या होता है, अंदर से जो भी आपके गर्म मैग्मा निकल रहा है वो जब बाहर आता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जब वो बाहर आता है तो बाहर के टेम्परेचर के कारण वो ठंडा हो जाता है, देन ठंडा होने के बाद वही कठोर बन जाता है। तो चट्टान आपके या तो कठोर होंगे या तो वो आपके लिक्विड के फॉर्म में होंगे, द्रव अवस्था में होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। क्लियर। जब बाहर आएंगे तो हम लोग बोलते हैं वही, जब ठंडा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, पृथ्वी के भीतर रहेंगे तब आपका वही मैग्मा होगा। अच्छा एक पॉइंट और भी जान लीजिए कि जब तक चट्टान जो है वो अंदर रहेगा उसको बोलेंगे मैग्मा, जब वो बाहर आ जाएगा उसको बोलेंगे लावा, और जब वो पूरा ठंडा हो जाएगा तो आपका ठोस चट्टान बन जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है, तो इसको भी समझ लीजिएगा। स्लैब मतलब क्या होता है, स्लैब मतलब समझिए कि एक तरह से वो प्लेट होता है जो कि एक क्रस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है ना, कठोर चट्टान होता है, समझ लीजिए स्लैब यही है। और स्लैब पुश फोर्स या फिर स्लैब पुल फोर्स, ये दोनों जो है वो संवहनीय तरंगों के द्वारा लगाया जाता है। स्लैब पुश में जो है वो आपका प्लेट को एक दूसरे को विपरीत दिशा में धकेलते हैं, और स्लैब पुल में जो है प्लेट को एक दूसरे के आपस में नज़दीक की तरफ खींचते हैं। क्लियर, ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग करते हैं अब। तो क्या बोला गया था कि सामान्यतः टेक्टोनिक शब्द का जो अर्थ होता है वो प्लेटों का निर्माण एवं विनाश होता है, किंतु प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में केवल महासागरीय प्लेटों का निर्माण और विनाश होता है, अर्थात स्थलमंडल के ऊपरी ठोस, कठोर एवं चौरस भूखंड, विशेषकर ठोस सीमा भूखंड जो कि सागरीय प्लेट है, सागरीय प्लेट के क्षैतिज गतिशीलता के कारण उनके निर्माण और विनाश की प्रक्रिया को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अभी आपको बोला गया था प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, तो प्लेटों का विनाश और प्लेटों का निर्माण, फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन एंड डिसकंस्ट्रक्शन, ये जो पॉइंट बोले हैं यही आपका क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक होता है। लेकिन यहाँ पे प्लेटों का विनाश और जो निर्माण हो रहा है ये केवल और केवल महासागरीय प्लेटों का निर्माण और विनाश हो रहा है। यहाँ पे आपका जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है, महाद्वीपीय जो प्लेट है, इसका विनाश और इसका निर्माण नहीं है। एक बार महाद्वीपीय प्लेट बन गए हैं तो वो बन ही गए हैं, वो फिर दोबारा उसका विनाश नहीं होगा। लेकिन महासागरीय प्लेटों का बार बार विनाश होगा, बार बार निर्माण होगा। क्लियर, आगे देख लीजिए। स्थल मंडल के जो ऊपरी ठोस, कठोर और जो चौरस भूखंड है, विशेषकर ठोस सीमा
वाला जो भूखंड है, ठोस सीमा वाला जो भूखंड है, जिसको हम लोग सागरीय प्लेट कह रहे हैं, ये आपका क्षैतिज गति के कारण, गतिशीलता के कारण उनके निर्माण और विनाश की प्रक्रिया को हम लोग प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। अब देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि जो आपका ओशियानिक जो आपका प्लेट है वो आपका क्षैतिज गति करता है, यानी कि ऐसे जाएगा, या फिर इधर जाएगा, इधर ही जाएगा, या फिर दोनों इस ओर जाएगा, या फिर दोनों ये इस ओर जाएगा, ये इस ओर जाएगा। इसी तरह मतलब ये क्षैतिज गति कर रहा है। ऊपर जाता तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, या ऊपर से नीचे आता है इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर मान लीजिए। लेकिन ये इधर जा रहा है, नीचे नीचे की ओर जा रहा है, इसको बोलते हैं क्षैतिज गति कर रहा है। तो जो भी आपका महासागरीय प्लेट है, महाद्वीप प्लेट की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो महाद्वीपीय प्लेट का निर्माण और विनाश नहीं होगा। एक बार निर्मित हो गया है तो हो गया है, फिर दोबारा वो निर्माण नहीं होगा, ना ही उसका विनाश होगा। लेकिन जो आपका महासागरीय प्लेट है वो आपका क्षैतिज गति करते हैं। देन ये क्षैतिज गति करते हैं तो इसका फिर निर्माण और विनाश जो है प्रक्रिया होते रहता है। तो सागरीय प्लेट यानी कि ये आपका ओशियानिक जो प्लेट है, इसका क्षैतिज गतिशीलता के कारण इसका निर्माण और विनाश की प्रक्रिया होती रहती है, जिसको हम लोग प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ये जो है सारा लाइन आपको समझ में आ गया है, प्लेट विवर्तनिकी क्या है क्या नहीं है, सो क्लियर। आगे देखिए बताया जा रहा है कि वहीं प्लेटों के निर्माण एवं विनाश के कारण पृथ्वी के धरातल पर पड़ने वाले प्रभाव को विवर्तनिकी घटना कहा जाता है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार इत्यादि। तो जब भी प्लेटों का निर्माण होगा या फिर विनाश होगा तो इससे पृथ्वी के जो धरातल है, सरफेस है, इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, और इसको जो है वो हम लोग विवर्तनिकी घटना कहते हैं, यानी कि टेक्टोनिक इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है। तो जब भी प्लेटों का विनाश होगा या फिर प्लेटों का निर्माण होगा हमारे जो है स्टेनोस्फीयर में, तब क्या होगा कि हमारे धरातल पे भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग टेक्टोनिक इंसिडेंट यानी कि विवर्तनिकी घटना कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, उद्गार। तो आपका ये उद्गार होता है, इरप्शन होता है, तो ये सभी आपका विवर्तनिकी घटना है, जो कि प्लेटों के विनाश और आपका निर्मित होने के कारण होता है, निर्माण और विनाश के कारण होता है। आगे देख लीजिए, प्लेटों के निर्माण एवं विनाश के कारण पृथ्वी के भूपर्पट्टी में संपादित होने वाली क्रियाओं को विवर्तनिकी क्रियाएं कहते हैं। और जैसे कि भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखी, उद्गार, वलन यानी कि फोल्डिंग, भ्रंशन यानी कि फोल्डिंग, और रिफ्ट घाटी का निर्माण इत्यादि। तो अभी बताया कि प्लेटों का निर्माण होगा, प्लेटों का विनाश होगा, तो इससे क्या होगा, धरातल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसको हम लोग विवर्तनिकी घटना कहते हैं, जिसमें आपका भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी, उद्गार आ जाएगा। उसी तरह प्लेटों के विनाश और प्लेटों के निर्माण के कारण भी भूपर्पट्टी, पृथ्वी का जो भूपर्पट्टी है, यानी पृथ्वी का जो अर्थ का जो क्रस्ट है, यहाँ पे संपादित होने वाली जो क्रिया है, इसको हम लोग विवर्तनिकी क्रियाएं कहते हैं। तो क्रस्ट के ऊपर अलग अलग प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विवर्तनिकी क्रियाएं, यानी कि आपका टेक्टोनिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, वलन यानी कि फोल्डिंग हो रहा है, भ्रंशन यानी कि फोल्डिंग हो रहा है, रिफ्ट घाटी का निर्माण हो रहा है। तो ये सभी जो है वो आपका प्लेटों के विनाश और निर्माण के कारण क्रस्ट के ऊपर संपादित होने वाली क्रियाओं के द्वारा ही होता है। तो प्लेटों के निर्माण और विनाश के कारण पृथ्वी के क्रस्ट में जो भी संपादित होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, इनको विवर्तनिकी क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखी, उद्गार, वलन यानी कि फोल्डिंग, भ्रंशन यानी कि फोल्डिंग, और रिफ्ट घाटी का निर्माण इत्यादि। क्लियर। ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं वलन जब भी पड़ेगा ना, तो आपका वहाँ से फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा। किस तरह का पर्वत का निर्माण होगा, तो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा, वलन यानी कि फोल्डिंग प्रक्रिया के कारण। तो ये सभी प्रक्रिया जो है वो आपका किसके कारण होता है, तो प्लेटों का विनाश और निर्माण के कारण ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बोला जा रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विकास 1960 ईस्वी के दशक में अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था, जिसका विकास आज भी जारी है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का जो है डेवलपमेंट 1960 ईस्वी में किया था, लेकिन आज भी इसका जो डेवलपमेंट आज भी जारी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से। फिर देख लीजिए, किंतु प्लेट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो आपका टूजो विल्सन साहब के द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया था। तो आपका जो प्लेट शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम टूजो विल्सन के द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया था। वहीं प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम मॉर्गन साहब के द्वारा किया गया था। तो प्लेट शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन, और प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग विल्सन मॉर्गन। तो प्लेट शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन 1963 में, और प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग विल्सन मॉर्गन
के द्वारा किया गया था, और इस कारण इसे मॉर्गन सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि विलियम मॉर्गन के द्वारा प्लेट टेक्टोनिक शब्द का जो है वो सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इस कारण से प्लेट टेक्टोनिक को हम लोग मॉर्गन सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि मॉर्गन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कि किसे मॉर्गन सिद्धांत कहा जाता है, तो आपका प्लेट टेक्टोनिक ही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत मुख्य रूप से हैरी हेस एवं रॉबर्ट डिच, देख लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है ये आपका हैरी हेस और रॉबर्ट डिच, ये दो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा प्रतिपादित सागरीय नितल का जो प्रसरण सिद्धांत है इसी के ऊपर ये आधारित है। क्या आप बोले हैं वो देख लीजिए। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो आपका सागरीय नितल का जो प्रसरण सिद्धांत है तो उसी के ऊपर ये आधारित है। मतलब कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है इसी के ऊपर ये आधारित है। तो सागरीय नितल जो प्रसरण है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसी सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है पूरी तरीके से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात करें हम लोग तो प्लेट शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन और प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग विलियम मॉर्गन के द्वारा किया गया था। देन इसको हम लोग मॉर्गन सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक है ये सिद्धांत आपका जो है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि सागरीय नितल का जो प्रसरण सिद्धांत है इसके ऊपर ये आधारित है। और सागरीय नितल प्रसरण जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो हैरी हेस और आपका रॉबर्ट डिच के द्वारा दिया गया था। हैरी हेस और रॉबर्ट डिच के द्वारा दिया गया था। क्लियर। आगे देख लीजिए, बताया गया है कि ये हैरी हेस और रॉबर्ट डिच के द्वारा प्रतिपादित सागरीय नितल का जो प्रसरण है यानी कि स्प्रेडिंग सिद्धांत पर आधारित है। कौन, प्लेट टेक्टोनिक। आगे देख लीजिए, बोला गया है किंतु इसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का संशोधित रूप भी कहा जाता है। अच्छा, हम लोग बात किए हैं कि सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया था, उसका बहुत महत्व था, उसका बहुत लोग जो है मतलब कि उसका आलोचना भी किया। आलोचना करने के बाद भी उतना साल पहले 1912 ईस्वी में जो है अल्फ्रेड वेगनर साहब के द्वारा इस तरह का जो सिद्धांत देना ये भी बहुत ही बड़ा बात था, काबिल तारीफ वाला बात था, क्योंकि उसी के द्वारा ही तो आगे वाला जो है प्रोसेस हम लोग समझ पाए ना, उसी के आधार पे ही। तो हम लोग कहीं ना कहीं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का एक उन्नत रूप, उसका एक अपग्रेडेड, उसका एक संशोधित रूप जो है वो प्लेट टेक्टोनिक को मानते हैं। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका प्लेट टेक्टोनिक है ये पूरी तरीके से आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि सागरीय नितल का जो प्रसरण सिद्धांत है जो कि आपका हैरी हेस और डिच के द्वारा दिया गया था इसके ऊपर भी आधारित है। क्लियर। आगे देख लीजिए, वेगनर साहब ओनली कॉन्टिनेंट का बात किए थे, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग ओशियन का बात नहीं किए थे। तो जो हम लोग जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़े थे तो वहाँ पे केवल महाद्वीप का बात किया गया था, महासागरों का बात वहाँ पे नहीं किया गया था। लेकिन जो आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग है ये पूरी तरीके से महासागरों की भी बात करता है और इसी पे ही आधारित है आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। क्लियर। आगे देख लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट यानी कि लिथोस्फीयर में 7 बड़े प्लेटों का और 20 से अधिक छोटे छोटे प्लेटों के मिलने से हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के अनुसार बोला जा रहा है कि जो आपका पृथ्वी का जो भूपर्पट्टी है यानी कि जो लिथोस्फीयर है, जो आपका क्रस्ट है, ये 7 बड़े बड़े प्लेटों से और 20 से भी ज़्यादा छोटे छोटे प्लेटों से जब आपस में मिले तो इन्हीं मिलने के कारण हुआ है पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण। और ये सभी प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहे हैं। और ये जितना भी प्लेट बोले हैं, जो आपका 7 गो बड़ा बड़ा प्लेट और 20 गो छोटा छोटा प्लेट, जिससे मिलकर आपका पृथ्वी का क्रस्ट बना है, लिथोस्फीयर बना है, पृथ्वी का भूपर्पट्टी बना है, ये सभी जो प्लेट है वो आपका एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इनके स्थान में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो इनके स्थानों में लगातार परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लगातार जो है वो गतिशील अवस्था में है। ये क्षैतिज गतिशील है, क्षैतिज गतिशील है, यानी कि क्षैतिज अवस्था में ये गति कर रहे हैं। पृथ्वी के अगर हम लोग 7 बड़े बड़े प्लेटों की बात करें, मेजर प्लेट, तो वो देख लीजिए कौन कौन है। पहला है यूरेशियन प्लेट जो कि सबसे बड़ा महाद्वीपीय प्लेट है। दूसरा है अफ्रीकन प्लेट। तीसरा है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। चौथा है दक्षिण अमेरिकन प्लेट। पाँचवा है अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है ना, ये 5 गो हो गया। फिर देख लीजिए, ये जो 5 महाद्वीपीय प्लेट है ये आपका सियाल से बने हुए हैं। किससे, तो आपका सियाल से बने हैं। इसके अलावा जो भी और 2 ठो जो बच रहा है वो आपका सियाल और सीमा दोनों से बने हुए। कैसे कैसे वो देख लीजिए।
एक है आपका छठा नंबर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये आपका अर्ध महाद्वीपीय प्लेट है, यानी कि हाफ ये महाद्वीप का है, महाद्वीप से बना हुआ है, हाफ हाफ महाद्वीपीय प्लेट है और हाफ महासागरीय प्लेट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये अर्ध महाद्वीपीय प्लेट है। आगे देखिए 7वां नंबर प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये पूरी तरीके से सीमा निर्मित है, यानी कि महासागरीय प्लेट है, और ये पृथ्वी का सबसे बड़ा प्लेट है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीपीय प्लेट यूरेशियन प्लेट, और सबसे बड़ा अगर महासागरीय प्लेट की बात करें तो वह है आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट। क्लियर। तो पृथ्वी में 7 गो बड़े बड़े महाद्वीप है, मतलब सॉरी 7 गो बड़े बड़े जो है वो आपका बड़े बड़े प्लेट है। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ये सभी ग्रेनाइटिक प्लेट है, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट है जो कि सियाल से बने हुए हैं। इसके अलावा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अर्ध महाद्वीपीय प्लेट है। प्रशांत महासागरीय प्लेट ये आपका सीमा निर्मित प्लेट है, यानी कि ओशियानिक प्लेट है। इसके अलावा पृथ्वी में कुछ कुछ छोटे छोटे प्लेट भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन है वो देख लीजिए। पहला है नाजका प्लेट, दूसरा है कोकोस प्लेट, तीसरा है कैरेबियन प्लेट जिसको फिलीपाइन प्लेट भी कहते हैं, चौथा है फिलीपींस प्लेट, पांचवा है स्कोटिया प्लेट, छठा है कैरोलिना प्लेट, सातवां है सुंडा प्लेट जो कि आपका जावा, सुमात्रा इन सभी रीजन में फैला हुआ है, और इसको जो है वो सुंडा प्लेट को जावा प्लेट भी हम लोग कहते हैं। आठवां है आपका बिस्मार्क प्लेट जो कि बिस्मार्क प्लेट है, ये आपका न्यूजीलैंड के पास है। ये 8 गो हो गया। ये सभी 8 गो जो है महासागरीय प्लेट है, मीन्स सीमा निर्मित है, और जो भी महासागरीय प्लेट होंगे वो आपका सिलिका और मैग्नीशियम से यानी कि सीमा से निर्मित होंगे, और महासागरीय जो प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट से भारी होंगे क्योंकि ये बेसाल्ट से बने होते हैं, और महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट से बने होते हैं। और हम लोग देखे थे कि 1 ग्राम ग्रेनाइट का वजन 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, वहीं हम लोग 1 ग्राम बेसाल्ट की बात करें तो ये आपका 3 ग्राम ऐसे होता है लगभग है ना। तो 1 ग्राम सॉरी फिर से बता रहे हैं, रुकिए। तो अगर हम 1 प्लेट बेसाल्टिक चट्टान ले तो उसका जो वेट होगा वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और महाद्वीपीय वाला 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ऐसा। ठीक है, तो ये 8 गो प्लेट बताएं। 1-2 गो प्लेट और भी देख लीजिए। एक प्लेट होता है आपका अरबियन प्लेट जो कि सियाल निर्मित है, यानी कि स्थलीय प्लेट है, ग्रेनाइटिक प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। 10वां देख लीजिए आपका जुआन डी फूका प्लेट जो कि सियाल निर्मित है। ठीक है, क्लियर इसको। तो 10 गो जो है वो आपका छोटे छोटे प्लेटों के बारे में याद रखना है। नागचा, कोकोस, कैरेबियन जिसको फिलीपाइन कहते हैं, स्कोटिया, फिलीपींस, कैरोलिना, सुंडा प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, फिर आपका है अरबियन प्लेट, फिर जुआन डी फूका प्लेट, ये सभी आपको याद रखना है। कौन महाद्वीपीय प्लेट है, कौन महासागरीय प्लेट है वो देख लीजिए। तो जुआन डी फूका और आपका अरबियन प्लेट ये सभी आपका सियाल निर्मित है, यानी कि आपका ग्रेनाइटिक प्लेट है। बाकी बात जितना भी 8 गो है वो आपका सभी ओशियानिक प्लेट है। क्लियर। फिर देख लीजिए एक नया टॉपिक यहाँ से निकल के आता है कि संगठन तथा घनत्व के आधार पे प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। संगठन बोले तो कंपोजिशन, और घनत्व बोले तो डेंसिटी। तो कंपोजिशन और घनत्व के आधार पे यानी कि संगठन और डेंसिटी के आधार पे जो प्लेट है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा है आपका अर्ध महाद्वीपीय प्लेट, और अगर हम लोग तीसरा की बात करें तो वह है आपका महासागरीय प्लेट। तो एक होता है महाद्वीपीय प्लेट, एक होता है महासागरीय प्लेट, और एक होता है आपका अर्ध महाद्वीपीय प्लेट। यहाँ तक की बात हम लोग करते हैं इसमें। आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम लोग जो है वो देखते हैं महाद्वीपीय प्लेट के बारे में, यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट। इसका क्या क्या विशेषता है वो देख लीजिए। सबसे पहला नंबर का विशेषता है कि ये सियाल निर्मित होंगे, यानी कि ये ग्रेनाइटिक प्लेट होंगे, यानी कि ये ग्रेनाइट से निर्मित होंगे। दूसरा, इसका घनत्व की बात करें तो ये आपका 2.7 होगा। अभी आपको बताया गया था ना कि जो आपका महाद्वीपीय प्लेट है वो आपका हल्का होता है और महासागरीय प्लेट ज़्यादा होता है। अगर इसका घनत्व की बात करें, इसका डेंसिटी की बात करें तो ये 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि महासागरीय प्लेटों की बात करें तो वो आपका 3 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका घनत्व। महाद्वीपीय प्लेट की और बात करें तो ये सापेक्षिक रूप से हल्का होगा, सिंपल सी बात है। और इस प्लेट का ना ही निर्माण होगा ना ही विनाश होगा। एक बार जो बन गया, इसका ना निर्माण होगा फिर से, ना ही इसका विनाश होगा। आगे देख लीजिए, किंतु आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट। तो महाद्वीपीय प्लेट एक बार बन गए तो बन गए, फिर इसका ना ही निर्माण होगा ना ही इसका विनाश होगा, किंतु इसके आकार में और इसकी आकृति में जो है वो थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि आपका यूरेशियन प्लेट। ये हो गया महाद्वीपीय प्लेट के बारे में जानकारी। फिर देख लीजिए थोड़ा सा अर्ध महाद्वीपीय प्लेट के बारे में हल्का सा जानकारी देख लीजिए कि अर्ध महाद्वीपीय प्लेट है ये आपका क्या है क्या नहीं है। तो ये रहा आपका अर्ध महाद्वीपीय प्लेट। इसका विशेषता बताया जा रहा है कि ये सियाल एवं सीमा दोनों से निर्मित होगा, यानी कि सिलिका एल्युमिनियम और सिलिका मैग्नीशियम, यानी कि इसमें बेसाल्ट भी रहेगा और इसमें ग्रेनाइट भी रहेगा, दोनों रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये हो गया। इसका घनत्व जो है वो आपका 2.7 से लेकर 3 होता है। तो ये आपका 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ तक होगा इसका घनत्व। ये महाद्वीपीय प्लेट से भारी किंतु महासागरीय प्लेट से थोड़ा सा हल्का होगा। तो ये जो अर्ध महाद्वीपीय प्लेट होगा वो महाद्वीपीय प्लेट से तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन महासागरीय जो प्योर महासागरीय प्लेट है इससे थोड़ा सा कम होगा, हल्का होगा। क्लियर। अब देख लीजिए महासागरीय प्लेट के बारे में, जो 3rd नंबर पॉइंट है इसके बारे में। इसका विशेषता बताया जा रहा है कि इसे सियाल निर्मित या फिर बेसाल्ट निर्मित जो है वो हम लोग कहते हैं। सियाल निर्मित यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना रहेगा, इसको हम लोग बेसाल्टिक जो है वो प्लेट भी कहते हैं, ये क्योंकि ये बेसाल्ट से इसका निर्माण हुआ है। इसका घनत्व की बात करें तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। और इसके बारे में देखिए तो ये सभी प्लेटों में भारी होते हैं, जैसे कि आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट जो कि आपका सबसे बड़ा, पृथ्वी का सबसे बड़ा प्लेट है, एक है आपका नागचा प्लेट, एक है आपका कोको प्लेट, ये सभी जो है वो आपका महासागरीय प्लेट है इत्यादि। क्लियर। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा प्लेट विवर्तनिकी जो भी सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का क्या मान्यता है क्या नहीं है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की हम लोग मान्यताएं देखते हैं, उन मान्यताओं को हम लोग को देखना पड़ेगा, यानी कि एजम्पशन की बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। ये जो आपका फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर को हम लोग समझेंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उस थ्योरी के पढ़ने के बाद हम लोग मैप को, फिगर को, डायग्राम को समझेंगे। तो जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक जो है आपका प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की हम लोग मान्यताएं यानी कि एजम्पशन देख लेंगे। तो हर एक सिद्धांत का मान्यता भी देखना पड़ेगा, उसका आलोचना भी देखना पड़ेगा, उसका विशेषता भी देखना पड़ेगा, उसका महत्व भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का मान्यता थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि सभी महासागरीय भूपरपट्टी मध्य सागरीय कटकों यानी कि MOR, जिसको मिड ओशियानिक रिज कहते हैं, इसी के सहारे दोनों ओर लगातार प्रसरित यानी कि स्प्रेडिंग होते रहते हैं। स्प्रेडिंग यानी कि प्रसरित यानी कि फैलते रहते हैं। तो जितने भी आपके महासागरीय भूपरपट्टी है, यानी कि जो भी आपका ओशियानिक क्रस्ट है, ये जो ओशियानिक क्रस्ट है वो आपका मिड ओशियानिक रिज यानी कि MOR, मध्य सागरीय कटकों के सहारे दोनों ओर लगातार जो है वो आपका स्प्रेडिंग यानी कि फैलते रहते हैं, प्रसरित होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप मध्य सागरीय कटकों के किनारे नए सागरीय भूपरपट्टी यानी कि ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है और मध्य सागरीय कटक सभी महासागरों में पाए जाते हैं, किंतु सभी आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे वैश्विक मध्य महासागरीय कटक भी कहा जाता है। तो वैश्विक मध्य महासागरीय कटक यानी कि ग्लोबल मिड ओशियानिक रिज भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि जो सभी महासागर है यहाँ पे आपका मध्य सागरीय कटक यानी कि MOR मौजूद है और सभी जो MOR है सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा मैप देखिए क्या बोला गया वो देख लीजिए। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। क्लियर। अब इस प्लेट में देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आपका महासागर की बात की जा रही है, ये आपका महासागर में है। तो ये जो प्लेट है यहाँ पे क्या है बताया जा रहा है कि मैग्मा जो है वो ठंडा होकर 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से क्रस्ट बन रहा है। वो देख लीजिए क्या है, दो प्लेट के किनारों पे
यहाँ पे आपका ये जो है आपका यहाँ पे क्रस्ट यहाँ पे बन रहा है, ये देख लीजिए ऐसा ऐसा। और ये क्रस्ट बनने का जो दर है बहुत ही स्लो है। 1 साल में ये आपका 2.5 सेंटीमीटर ये बनता है, मात्र 2.5 सेंटीमीटर, एकदम थोड़ा सा, एक एकदम इतना छोटा सा। तो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर ये बन रही है। क्लियर। यहाँ पे प्लेट देख लीजिए, ये प्लेट जो है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर हो रहा है। और यहाँ पे आपका क्रस्ट का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और ये क्रस्ट का निर्माण कैसे हो रहा है, तो देख लीजिए अंदर से जो है वो आपका मैग्मा का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, अंदर से मैग्मा का उत्सर्जन हो रहा है। और इस मैग्मा का उत्सर्जन होने के कारण प्लेटों के जो किनारे पे आपका जो है वो क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। नीचे में जो है वो आपका एम शेप यानी कि मिड ओशियानिक ये जो है रिज है, एम शेप में है ये आपका मिड ओशियानिक रेड ही नहीं बोलते हैं, रिज बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए MOR मैग्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो प्लेटों के दोनों किनारे पे आपका ये जो है आपका महासागरीय प्लेट है। तो महासागरीय प्लेटों के जो है वो दोनों तरफ, तो बताया जाए सभी महासागरीय जो क्रस्ट है ये मध्य सागरीय कटकों यानी कि MOR के सहारे दोनों लगातार प्रसारित हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप मध्य सागरीय कटकों के सहारे नए सागरीय भूपर्पट्टी का निर्माण हो रहा है, ये बताया जा रहा है। तो आपका MOR के सहारे जो है वो आपका नए सागरीय जो भूपर्पट्टी है यानी कि न्यू ओशियानिक जो क्रस्ट है इसका निर्माण हो रहा है MOR के सहारे। किसके सहारे, तो आपका MOR के सहारे निर्माण हो रहा है। और ये जो है सभी MOR जो है वो आपका सभी महासागर में मिलेगा। और सभी महासागर में जो MOR है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग वैश्विक MOR कहते हैं यानी कि ग्लोबल मिड ओशियानिक रिज भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ये मान लीजिए एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा। अब बोला जा रहा है कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैग्मा का उद्वेलन हो रहा है, मैग्मा का उत्सर्जन हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो आपका ये यहाँ पे क्रस्ट का निर्माण हो रहा है जो कि 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर हो रहा है। ठीक है, फिर देख लीजिएगा आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है आपका मिड ओशियानिक रीजन कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य सागरीय कटक। क्लियर। बस 2 लाइन याद रखिएगा कि सभी महासागरीय जो क्रस्ट है इसका निर्माण MOR के सहारे प्लेटों के दोनों लगातार दोनों किनारों पे होता है, दोनों छोर पे होता है। ये प्रसारित होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अब प्लेटों के दोनों किनारों के छोर पे हम लोग देखेंगे कि 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पे क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना। तो सिंपल मध्य सागरीय कटकों के सहारे नए सागरीय भूपर्पट्टी यानी कि नया नया ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण होगा MOR के सहारे ही, और दोनों ओर प्लेटों के दोनों ओर। सिंपल। अब देख लीजिए प्लेटों का निर्माण, अगर देख लीजिए अगर प्लेटों का निर्माण ज़्यादा हो रहा है और प्लेटों का विनाश जो है वो कम हो रहा है तो इससे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ जो है वो बढ़ जाएगा। पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है, पृथ्वी का जो आपका सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो प्लेटों का निर्माण ज़्यादा होगा, प्लेटों का विनाश कम होगा, तो इससे पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है, धरातलीय जो सतह है उसका जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और निर्माण की दर कम होगी और विनाश की दर ज़्यादा होगी तो अर्थ जो है वो, अर्थ का जो सरफेस है, धरातल है, वो संकुचन होगा यानी कि सिकुड़ेगा। तो पृथ्वी का दर जो है क्षेत्रफल कब सिकुड़ेगा, कब फैलेगा, ये सभी डिपेंड करता है प्लेटों का निर्माण और प्लेटों का विनाश पे। अब देख लीजिए अगर पृथ्वी का जो है, पृथ्वी में जो भी यहाँ पे प्लेट है, प्लेटों का निर्माण का दर और विनाश का दर दोनों बराबर होगा तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृथ्वी का जो है ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि पूरा संतुलित रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा, कम होगा ना ज़्यादा होगा, मतलब ना फैलेगा ना ही संकुचित होगा अगर निर्माण और विनाश की दर बराबर रहा तो। इसके अलावा देख लीजिए थोड़ा सा एक पॉइंट और है कि महासागरीय किनारों या महासागरीय ट्रेंचों के सहारे महासागरीय प्लेट का विनाश होता है। तो महासागरीय प्लेटों का निर्माण कहाँ हो रहा है, MOR के सहारे हो रहा है, दोनों दोनों छोर पे। लेकिन महासागरीय किनारों का या महासागरीय ट्रेंचों के जो सहारे है महासागरीय प्लेटों का विनाश हो रहा है। तो महासागर का जो भी किनारा है या फिर जो महासागरीय ट्रेंच है इसी के सहारे महासागरीय प्लेटों का विनाश होता है। सामान्यतः जिन महाद्वीपों छज्जाओं शिल्प के समानांतर महासागरीय ट्रेंच पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में महासागरीय प्लेटों का विनाश
जो है वो होता है। दूसरे शब्दों में देख लीजिए, महासागरीय प्लेटों का या फिर महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के कारण ट्रेंचों के सहारे महासागरीय प्लेटों का महासागरीय प्लेटों का विनाश होता है। पहला पॉइंट बोले हम कि महासागरीय प्लेटों का निर्माण कहाँ होगा, तो हम बताएं कि महासागरीय जो क्रस्ट है इसका निर्माण MOR के सहारे होता है। तो बताया गया कि MOR के सहारे नए महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है, MOR के सहारे। लेकिन जब महासागरीय प्लेटों का आपस में क्या होगा, अभिसरण होगा, यानी कि आपस में जो है मिलेंगे, या फिर महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट आपस में मिलेंगे, तो उसके कारण ट्रेंच, उसके जो है मिलने अभिसरण के कारण जो ट्रेंच होगा, किनारा होगा महासागरों का, वहाँ पे महासागरीय प्लेटों का जो है वो विनाश हो जाएगा। अभिसरण मतलब होता है एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, और अपसरण मतलब होता है एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाए तो अपसरण, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उसको बोलते हैं अभिसरण। तो जब भी अभिसरण होगा या तो महासागरों का हो या फिर महाद्वीपीय महासागरों का हो, तो इसमें अभिसरण जो होगा, तो इस अभिसरण से ट्रेंचों के सहारे महासागरीय प्लेटों का विनाश हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो इतना याद रखना है। क्लियर? या क्या याद रखिएगा कि महासागरीय किनारों या फिर महासागरीय ट्रेंचों के सहारे महासागरीय प्लेटों का जो है वो विनाश हो जाता है। सिंपल। ये आपका मान लीजिए कोई आपका ये समुद्र है, समुद्र का ये कोस्टल किनारा है, और इसके किनारे यहाँ पे जो है वो आपका ओशियानिक प्लेट है। अब ये ओशियानिक प्लेट आकर यहाँ पे टकराएंगे तो इससे जो है वो ओशियानिक प्लेट का विनाश होगा। ठीक है, क्लियर? आगे देख लीजिए, ट्रेंचों के सहारे महासागरीय प्लेट 45 डिग्री में झुककर स्टेनोस्फीयर में 100 किलोमीटर की गहराई तक अधिक्षेपित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उच्च तापमान के कारण महासागरीय प्लेटों का किनारा पिघलने लगता है, जिसके कारण मैग्मा का निर्माण होता है। तथा स्टेनोस्फीयर में जिस स्थान पर प्लेटों का पिघलने के कारण मैग्मा का निर्माण हुआ उसे हम लोग मैग्मा चेम्बर कहते हैं। अब समझ में आया हमको क्या है क्या नहीं। सो ये मान लीजिए आपका महासागरीय प्लेट है, और ये मान लीजिए आपका जो है वो महाद्वीपीय प्लेट है। जब ये टकराया, क्या हुआ, ये जब टकराया तो ये जो आपका ये आपका महाद्वीपीय प्लेट है, ये आपका महासागरीय प्लेट है। जब महासागरीय प्लेट टकराया तो महासागरीय जो प्लेट है वो आपका 45 डिग्री एंगल में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, यानी कि झुक जाएगा। और झुकने के बाद ये स्टेनोस्फीयर में लगभग 100 किलोमीटर तक ये डेप्थ में चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और अंदर जाने के बाद जो है वो तापमान बढ़ेगा, तो जिससे महासागरीय प्लेट का जो किनारा है, किनारा क्या हो जाएगा, वो पिघलने लगेगा। और जब वो पिघलेगा तो वो मैग्मा का निर्माण करेगा, और जब मैग्मा का निर्माण करेगा तो स्टेनोस्फीयर में जिस स्थान पर प्लेटों के पिघलने के कारण मैग्मा का निर्माण हो रहा है उसको हम लोग मैग्मा चेम्बर कहेंगे। तो मैग्मा चेम्बर मतलब यहाँ पे महासागरीय प्लेट पिघल रहे हैं, क्योंकि महासागरीय प्लेट जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराए, देखो महासागरीय प्लेट से टकराएंगे या फिर महाद्वीपीय प्लेट से टकराएंगे, तो टकराने के बाद ये 45 डिग्री एंगल में झुक जाएंगे, और झुकने के बाद ये 100 किलोमीटर गहराई में स्टेनोस्फीयर तक ये अधिक्षेपित हो जाएंगे। और अधिक्षेपित होने के बाद वहाँ पे उच्च तापमान होगा, जिसके कारण महासागरीय प्लेटों का किनारा जो है वो पिघलने लगेगा, जिसके कारण जो है मैग्मा का निर्माण होगा। और स्टेनोस्फीयर में जिस स्थान पे, जिस जगह पे प्लेटों के पिघलने के कारण मैग्मा का निर्माण हो रहा है उसको हम लोग मैग्मा चेम्बर कहते हैं। क्लियर? ये लाइन आपको समझ में आ गया है, इसमें अब आपको किसी भी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए, एक पॉइंट समझ लीजिए कि जो आपका अटलांटिक ओशियन है, तो अटलांटिक जो महासागर है वहाँ पे 600 किलोमीटर तक लंबा दरार यानी कि रिफ्ट है। तो जो आपका अटलांटिक महासागर है वहाँ पे 600 किलोमीटर तक एक लंबा दरार है, और वो जो दरार है वहाँ से लगातार मैग्मा का जो है वो फ्लो हो रहा है, मैग्मा वहाँ से उद्भेदन हो रहा है। मतलब कि वहाँ पे पहले क्या हुआ होगा, महासागरीय प्लेट का वहाँ पे विनाश हुआ होगा, तो वहाँ से मैग्मा बन रहा है। क्लियर? ये लाइन आपको समझ में आ गया है। तो महासागरीय प्लेटों का निर्माण कैसे होता है वो समझ में आ गया, महासागरीय प्लेटों का विनाश कैसे होता है वो भी आपको समझ में आ गया है। अब देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैप दिया हुआ है। तो ये आपका महासागरीय प्लेट है और ये आपका महाद्वीपीय प्लेट है। ये महासागरीय प्लेट, ये आपका महाद्वीपीय प्लेट। अब जब भी आपस में ये कन्वर्जेंस होंगे, मतलब जब भी आपस में मिलेंगे, अभिसरण मतलब दोनों आपस एक दूसरे एक ही डायरेक्शन में आए, और अपसरण मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाए। अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका ये जो है विनाश होगा ही नहीं, और जब एक ही डायरेक्शन में आएंगे तभी विनाश होगा ना। तो जब ये एक तरफ आपका महासागरीय प्लेट आ रहा है
ये आ रहा है इधर से, और एक तरफ आपका महाद्वीपीय प्लेट आ रहा है। जब ये आएंगे तो महासागरीय प्लेट जो है वो आपका 45 डिग्री का एंगल से झुक जाएगा, मतलब ये सीधा जाने के चक्कर में 45 डिग्री जो है वो एंगल यहाँ से यहाँ झुक जाएगा, 45 डिग्री एंगल झुक जाएगा। और जब ये 45 डिग्री एंगल झुकेगा तो क्या होगा, झुकने के बाद जो है वो लगभग 100 किलोमीटर नीचे तक एस्थेनोस्फीयर में चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है इसका 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो 100 किलोमीटर जो है वो नीचे चला जाएगा, और नीचे चले जाने के बाद जो है वो आपका ये जो महासागरीय प्लेट का जो किनारा है वो क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा एस्थेनोस्फीयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो उच्च तापमान होगा, तो प्लेट पिघलना स्टार्ट कर देंगे एस्थेनोस्फीयर में। और जहाँ पे ये प्लेट पिघलना स्टार्ट कर देंगे महाद्वीपीय मतलब ये एस्थेनोस्फीयर में, उसको बोलेंगे हम लोग मैग्मा चेम्बर। क्या बोलेंगे? मैग्मा चेम्बर। ये जो मैग्मा चेम्बर होता है इसको हम लोग मैग्मा चेम्बर कहेंगे, या फिर विनाशात्मक किनारा कह देते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो है वो आपका ये नीचे की ओर झुक रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग अधिक्षेपित क्षेत्र। अधिक्षेपित क्षेत्र कहते हैं, यानी कि सबडक्शन जोन कहते हैं। इसी को हम लोग बेनिंग ऑफ जोन कहते हैं, इसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर, बेनिंग ऑफ जोन, सबडक्शन जोन, अधिक्षेपित क्षेत्र, ये क्या है कि जहाँ से वो 45 डिग्री मुड़ गया वो उसको हम लोग ये कह देंगे। ठीक है? क्लियर? तो ये मैप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। इसमें अब आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। आगे देख लीजिए, इसी को हम लोग अधिक्षेपित क्षेत्र यानी कि सबडक्शन जोन, बेनिंग ऑफ जोन, रिंग ऑफ फायर, फिर आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी कि अभिसरित सीमा भी कहते हैं, सब एक ही नाम है। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या होगा, आपका बहुत सारा जो है वो विवर्तनिकी क्रियाएं होगी सरफेस पे, टेक्टोनिक एक्टिविटी होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए भूकंप की उत्पत्ति होगा, ज्वालामुखी का उद्गार होगा, फोल्टिंग होगा। फोल्टिंग मतलब कि आपका कहीं पे भ्रंश पड़ेगा, फोल्ड मतलब कि कहीं पे आपका वलन होगा, इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, तो पृथ्वी पर महासागरीय प्लेटों का निर्माण तथा विनाश की दर लगभग बराबर होती है। पहला पॉइंट हम लोग जाने कि महासागरीय प्लेटों का निर्माण कैसे होगा, या फिर हम लोग देखें कि आपका महासागरीय क्रस्ट का निर्माण कैसे होगा। दूसरा हम लोग जाने कि महासागरीय जो किनारा है या फिर जो महासागरीय ट्रेंच है, इसी के सारे महासागरीय प्लेटों का विनाश होता है, वो पूरा प्रोसेस जाने। थर्ड हम लोग जानेंगे कि जो पृथ्वी है, हम लोग का अर्थ है यहाँ पे महासागरीय प्लेटों का निर्माण और महासागरीय प्लेटों का जो विनाश की जो दर है वो लगभग बराबर है। औसतन एक वर्ष में लगभग 2.5 सेंटीमीटर निर्मित होती है और विनाशित भी होती है। और इस कारण पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि सरफेस एरिया है वो लगभग कांस्टेंट है, यानी कि एक तरह से बैलेंस है। ठीक है? क्लियर? अब ये आपको समझ में आ गया है। ये प्रमाण आपका जो है एजम्पशन 3 गो था, तीनों आपका समझ में आ गया है। आगे देख लीजिए, महासागरीय जो है जो आपका प्लेट विवर्तनिकी है यानी कि प्लेट टेक्टोनिक जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इस सिद्धांत का हम लोग प्रमाण देखेंगे, इसका एविडेंसेस देखेंगे। इसका एविडेंसेस कैसे होगा वो देख लीजिए। पहला है कि कंप्यूटराइज्ड जिगसॉ फिट। तो कंप्यूटराइज्ड जिगसॉ फिट कहने का मतलब है, अगर आप एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बना दीजिएगा कि अगर आप ऐसा सुपर कंप्यूटर कभी बना दिए भविष्य में, तो वो सुपर जो है कंप्यूटर पूरे सभी के सभी कॉन्टिनेंट को आपस में मिला देगा, सभी महासागरों को भी आपस में मिला देगा। आगे देख लीजिए, दूसरा प्रमाण जो है वो आपका पूरा जीव विज्ञानी एवं वनस्पति विज्ञानी प्रमाण है, जो कि आपका सेम वही वाला है, कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी वाला ही प्रमाण। तीसरा हो जाएगा आपका महासागरीय नितल का प्रसरण यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये यहाँ पे नया टर्म आया है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक जो है पूरा सिद्धांत आपका महासागरीय नितल प्रसरण यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे ही आपका डिपेंड है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग को हल्का से देख लेते हैं, क्योंकि फिर इसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करेंगे हम लोग केवल। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है वो देख लीजिए। महासागरीय नितल में मध्य सागरीय कटकों से दूर जाने पर बेसाल्टिक चट्टानों की आयु में वृद्धि होती है। तो महासागरीय नितल में जो है आपका मध्य सागरीय कटक यानी कि MOR से दूर जाने पे जो आपका बेसाल्टिक चट्टान है इसकी आयु में वृद्धि होती है, और मध्य सागरीय कटकों से दूर जाने पर अवसादों की आयु में भी क्या होती है, वृद्धि होता है। साथ ही साथ नितल में पाए जाने वाले अवसाद की मोटाई में भी वृद्धि होती है। तो अगर आप MOR से दूर जाइएगा तो जो भी आपका बेसाल्टिक चट्टान है, या तो बेसाल्टिक चट्टान यानी कि महासागरीय जो आपका प्लेट है उसका आयु में वृद्धि होगा, साथ साथ उसके अवसादों में वृद्धि होगा, और अवसाद का जो मोटाई है इसमें भी ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ये केवल हम लोग ये आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग देख रहे हैं। ठीक, आपका थर्ड नंबर पॉइंट बताया जा रहा है कि महासागरीय की जो मध्य सागरीय कटकों यानी कि MOR के सहारे अवसादों का अभाव पाया जाता है, और इससे यह सिद्ध होता है कि इसका निर्माण हाल के ही वर्षों में हुआ है। तो देख लीजिए, जो आपका MOR है यहाँ पे अवसाद नहीं मिलेंगे, और MOR से जैसे जैसे दूर जाइएगा तो आपका अवसादों का जो लेयर है बढ़ने लगेगा, मोटाई बढ़ने लगेगा। फिर आपका
MOR से दूर जाइएगा तो आपको देखिएगा कि जो आपका ओशियानिक प्लेट है इसका आयु भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि MOR के सहारे आपका लगातार ये बन रहा है। और जब ये नया नया बनते रहेगा विनाश होते रहेगा, बनते रहेगा विनाश होते रहेगा, बनते रहेगा विनाश होते रहेगा, तो उसका आयु वहाँ पे कम ही मिलेगा ना। तो ये 3 को पॉइंट हम लोग जाने आपका मिड ओशियानिक सॉरी ये हम लोग जाने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, यानी कि महासागरीय नितल प्रसरण के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग प्रमाण की बात कर रहे थे, तो प्रमाण हम लोग पहले देखे कंप्यूटराइज्ड जिगसॉ फिट, दूसरा देखे पूरा जीव विज्ञानी या फिर वनस्पति विज्ञानी प्रमाण, तीसरा देखे हम लोग महासागरीय नितल प्रसरण का जो है प्रमाण, चौथा जानेंगे हम लोग जो है वो है आपका सैटेलाइट द्वारा प्रतिवर्ष लिया जाने वाला चित्र। तो सैटेलाइट के द्वारा जो प्रतिवर्ष लिया जाने वाला जो चित्र है ये भी आपका बतला रहा है कि आपका प्लेट टेक्टोनिक को सिद्ध कर रहा है। इसके अलावा ध्रुवों का विस्थापन यानी कि पोलर वंडरिंग, इसके अलावा आपका पूरा चुंबक तत्व यानी कि पेलियोमैग्नेटिक ये भी दर्शा रहा है। इसके अलावा 7वां नंबर पॉइंट देख लीजिए आपका गुरुत्वीय विसंगतियाँ यानी कि एनामोली की बात करें तो गुरुत्वीय विसंगतियाँ यानी कि एनामली, इसका मतलब होता है कि जी का वैल्यू जो है वो सर्वत्र यानी कि सभी जगह सेम होता है, बट जहाँ पे मैग्मा निकल रहा होता है वहाँ पे जी का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ पे जी का वैल्यू तो ऐसे भी देखते हैं हम लोग कि सभी जगह पूरा यूनिवर्सल ये एक ही जैसा होता है, लेकिन जहाँ पे मैग्मा निकल रहा होता है वहाँ पे जी का वैल्यू कम हो जाता है। इसके अलावा जो आपका अधिक्षेपित यानी कि सबडक्शन जो जोन है वहाँ पे भी जो है वो जी का वैल्यू आपका बढ़ जाता है। तो सबडक्शन जोन में जी का वैल्यू बढ़ जाता है और जहाँ पे मैग्मा निकल रहा है वहाँ पे जी का वैल्यू घट जाता है। और इसके अलावा जो है वो आपका सभी जगह जी का वैल्यू जो है वो आपका ये एक समान रहता है। तो ये आपका गुरुत्वीय विसंगति मिल रहा है ना, एक तरह से एक जैसा तो नहीं मिल रहा, ये एनामोली है। तो ये भी दर्शा रहा है कि आपका बतला रहा है कि ये जो है महासागरों का जो विनाश हो रहा है, महासागरीय प्लेट का विनाश हो रहा है, निर्माण हो रहा है, मतलब कि ये जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इसको वो सिद्ध कर रहा है। इसके अलावा देख लीजिए 8वां नंबर पॉइंट है प्रमाण में कि प्लेट के किनारों के सहारे होने वाले विवर्तनिकी घटनाएं जैसे कि भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखी उद्गार इत्यादि, ये सभी जो है वो प्लेट विवर्तनिकी को सिद्ध कर रहे हैं। आखिर ये भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, क्यों हो रहा है? आखिर अंदर में कुछ ना कुछ तो हलचल हो रहा होगा तभी ना हो रहा है। अगर सब कुछ शांत रहता तो ये सभी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता ना। तो वही बात है कि प्लेट के किनारों के सहारे होने वाले विवर्तनिकी घटनाएं जैसे कि भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखी उद्गार की उत्पत्ति इत्यादि, ये सभी जो है वो आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सिद्ध कर रहे हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया है पूरी तरीके से। इसमें अब आपको किसी भी तरह का कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो ये जो आपका प्रमाण वाला जो टॉपिक है इस प्रमाण को भी हम लोग पूरा देख चुके हैं और प्रमाण भी आपका जो है वो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या बोले हैं क्या नहीं बोले वो देख लीजिए। सबसे पहले जो है वो हम लोग बात किए कि आपका प्लेट टेक्टोनिक का हम लोग जो है वो परिचय देखें कि प्लेट का अर्थ क्या होता है, टेक्टोनिक का अर्थ क्या होता है वो जाने। फिर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक का पूरा इंट्रोडक्शन देखें। फिर हम लोग देखें कि आपका प्लेट टेक्टोनिक कितने प्रकार के हो सकते हैं, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, सभी के बारे में जानें। उसके बाद हम लोग ये भी देखें कि आपका जो है आपका महासागरीय प्लेट जो है वो इसका विनाश और निर्माण के जो कितना भी प्रोसेस है सभी के बारे में जानें। इसके अलावा हम लोग पृथ्वी में 7 बड़े बड़े प्लेट है उसको हम लोग जानें। इसके अलावा पृथ्वी में 20 छोटे छोटे प्लेट है और 20 में कम से कम हम लोग 10 का नाम पढ़े याद किए। उसके बाद संगठन और आपका डेंसिटी यानी कि कंपोजिशन और डेंसिटी यानी कि घनत्व के आधार पे हम लोग देखें कि प्लेट आपके 3 प्रकार के होते हैं। महाद्वीपीय प्लेट, इसका एग्जांपल देखिए, इसका विशेषता देखिए। अर्ध महाद्वीपीय प्लेट, विशेषता और एग्जांपल देखिए। महासागरीय प्लेट, इसका विशेषता और इसका एग्जांपल देखिए। उसके बाद जो है वो इसके बाद जो है वो हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है यानी कि प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इसका हम लोग मान्यता देखें। इसका मान्यता में हम लोग पढ़े हम लोग कि MOR के सहारे महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। फिर हम लोग देखें कि महासागरीय किनारों या फिर महासागरीय ट्रेंचों के सहारे जो आपका महासागरीय प्लेट है इसका विनाश होता है, ये भी हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग ये भी जाने कि जो आपका अभिसरण गति होता है महासागरीय प्लेटों का या महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों का, तो इससे आपका प्लेटों का जो है महासागरीय प्लेटों का क्या होता है, विनाश होता है। ठीक है, इसका फिगर वगैरह जाने। फिर हम लोग एक पॉइंट और देखे थे कि महासागरीय प्लेट का निर्माण और विनाश का दर बराबर है, इससे क्या फ़ायदा होता है वो हम लोग जाने। उसके बाद फिर हम लोग देखे कि महासागरीय जो प्लेट है हम लोग इसके बाद देखें जो प्लेट विवर्तनिकी जो थ्योरी है, सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रमाण देखें। जैसे कि आपका कंप्यूटराइज्ड जिगसॉ फिट हो गया,
पूरा जीव विज्ञानी या फिर वनस्पति विज्ञानी प्रमाण देखे, महासागरीय नितल का प्रसरण सिद्धांत देखे, इसका भी हम लोग इसको भी थोड़ा सा 2-3 लाइन में समझे। उसके बाद सैटेलाइट द्वारा प्रतिवर्ष लिया जाने वाला चित्र की बात किए, ध्रुवों का विस्थापन पोलर वॉन्डरिंग देखे, पोलर मैग्नेटिक देखे, उसके बाद आपका जो है वो ग्रेविटेशनल एनोमली देखे, गुरुत्वीय विसंगतियाँ देखे, इसका हम लोग इसके बारे में जाने। इसके अलावा जो है प्लेट के किनारों पे होने वाले जो भी विवर्तनिकी घटनाएं हैं, यानी कि जो भी आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी या इंसिडेंट है, यानी कि जैसे कि भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखी का उद्गार, ये सभी भी आपका है प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, इसको ये लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो कल की क्लास में क्या समझेंगे, तो कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो आपका प्लेट गति क्या होता है, प्लेट सीमा क्या होता है, या फिर प्लेट किनारा क्या होता है, इन सभी के मध्य में संबंध। तो आप बोलो कि प्लेट गति के मध्य के बीच में संबंध, फिर बोलो प्लेट सीमा के मध्य में या फिर बीच में संबंध, या बोलो प्लेट किनारा के मध्य में संबंध, तीनों एक ही है। तो प्लेट गति, प्लेट सीमा, प्लेट किनारा, इसके बीच में क्या संबंध है। तो ये जो प्लेट है ये आपस में किस तरह के मतलब जो है गति करते हैं, ये अभिसरित गति करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, या फिर ये अपसरित गति करते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे से अलग जाएंगे, या फिर लोग रूपांतरित यानी कि पैरेलल जो है वो गति करते हैं। तो या तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में नीचे आए, या फिर ऊपर जाए, या फिर एक ऊपर एक नीचे आए, एक नीचे एक ऊपर जाए, इस तरह करके इसमें बनेगा। तो ये 3-4 गो जो है 3 ठो प्रोसेस है आपका, अपसरित सीमा, अभिसरित सीमा और रूपांतरित सीमा, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे अपसरित गति, अभिसरित गति, या फिर रूपांतरित गति, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे अपसरित किनारा, अभिसरित किनारा और आपका रूपांतरित किनारा। इनके बीच में क्या संबंध है, क्या नहीं है, इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक का ये हम लोग का क्लास नंबर पहला था, और इसमें हम लोग प्लेट जो टेक्टोनिक वाला जो थ्योरी है इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग दूसरे वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो आपका टोटल 4 गो वीडियो है, 4 गो वीडियो आएगा, जिसमें आपका प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी वाला जो पूरा है क्लास, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होगा, जिसमें से हम लोग का ये क्लास नंबर पहला आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ नंबर क्लास आएगा। उसके बाद जो है ये वाला आपका जो थ्योरी है वो पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।